हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, या अगर हम सिंपली कहें तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअल में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जैसे कि नाम से पता चला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसमें क्या होता होगा कि कोई थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर जब स्लाइड करेगा तब हमारा क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस व्हेन थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन की बात कर रहे हैं, एक्टिन स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन। ठीक, जब हमारा थिन फिलामेंट एक्टिन जब मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सार्कोमियर है वो शॉर्ट हो जाता है, सार्कोमियर के शॉर्ट होने की वजह से पूरा मसल फाइबर हमारा शॉर्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस मेक्स द सार्कोमियर शॉर्टर और एज अ रिजल्ट द होल मसल फाइबर शॉर्टन्स, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सार्कोमियर क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, जो दो जेड लाइंस थी, है ना, दो जेड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है हमारी सार्कोमियर। और जेड लाइंस कहाँ पाई जाती है, एक्टिन फिलामेंट में पाई जाती है ना, एक्टिन फिलामेंट के मिड में पाई जाती है जेड लाइन। ठीक, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक बात ध्यान देने वाली है, जो फिलामेंट्स होते हैं वो अपनी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए अब देखते हैं स्टेप्स, देखते हैं मेन स्टेप्स क्या है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के। 3 स्टेप्स में हम इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए पहला स्टेप है हमारा नर्व सिग्नल रीचेस द मसल। ठीक है, पहला क्या होगा कि जो हमारा नर्व सिग्नल है वो नर्व सिग्नल जनरेट होगा और वो मसल्स तक पहुंचेगा। ठीक, अ मोटर न्यूरॉन सेंड्स अ नर्व इंपल्स टू द मसल फाइबर। कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन ने हमारे मसल फाइबर को एक नर्व इंपल्स भेजेगा। ठीक है, और एक पॉइंट होता है जहां पे न्यूरॉन और मसल मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ठीक है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, मस्कुलर मतलब मसल्स, जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट। ठीक, तो मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, मसल फाइबर को एक नर्व इंपल्स भेजा। नर्व एंडिंग जो होती है ना, एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, एसिटिल कोलाइन जो है ये एंजाइम नर्व एंडिंग ने रिलीज किया, और इस एसिटिल कोलाइन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे सार्कोलेमा में। ठीक है, तो नर्व एंडिंग ने एंजाइम रिलीज किया, सार्कोलेमा में उसके रिसेप्टर्स थे, तो सार्कोलेमा ने एसिटिल कोलाइन को बाइंड कर लिया। ठीक है, सार्कोलेमा मैंने आपको बताया था मसल सेल्स की मेम्ब्रेन होती है। इससे क्या होता है, जब एसिटाइल कोलाइन सार्कोलेमा पे बाइंड हो गया तो इससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये मसल फाइबर में हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप आप समझो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल मिल गया, और वो सिग्नल किसने भेजा, मोटर न्यूरॉन ने। कैसे भेजा, उसने सिग्नल भेजा, तो वहां से क्या हुआ, एक एसिटिल कोलाइन रिलीज हुआ, उसको सार्कोप्लाज्म ने, उसके रिसेप्टर्स ने उसको बाइंड कर लिया, और मसल फाइबर में जनरेट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, अब सेकंड स्टेप क्या है, कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड। कैल्शियम आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कॉन्ट्रैक्शन में। अब क्या हुआ, सिग्नल जनरेट हो गया तो कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। ठीक है, जैसे उन्हें पता चला, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स डीप इनटू द मसल फाइबर थ्रू स्मॉल ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। तो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास हुए, और ये सिग्नल्स एक स्ट्रक्चर में पहुंचे जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना सेल के अंदर, इसी तरह मसल के अंदर हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयंस के। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिग्नल्स पहुंचे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, कैल्शियम क्या होता है, की की तरह, जैसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को अनलॉक करने के लिए की की तरह कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। तीसरा क्या है, अब कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम का काम क्या है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट खोल देगा। एक्टिन का, जब मैं कल आपको एक्टिन वाला स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, एक मिनट, हाँ, जब कल एक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था तब ये था ना एक्टिन का स्ट्रक्चर, इस तरह से 2 F प्रोटीन उसमें बाइंड थे। ठीक है, और इसमें क्या था, कुछ पे एक एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन बाइंडिंग साइट। उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को हमारा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मास्क करके रख रहे थे ताकि वो किसी से बाइंड ना हो पाए। ठीक है, तो अब उस पॉइंट का काम आ गया। क्या होता है, सार्कोमियर के अंदर थिन फिलामेंट्स में कुछ स्पेशल स्पॉट्स थे, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वो ऐसे स्पॉट्स थे जहां पे मायोसिन अटैच हो सकता था, लेकिन उन एक्टिव साइट्स को कवर किया था किसने, ट्रोपोमायोसिन ने। ठीक है, वहां पे आना चाहिए था ट्रोपोनिन, बट ट्रोपोनिन की जगह ट्रोपोमायोसिन ने उसको से कवर करके रखा था ताकि मायोसिन उससे बाइंड ना हो पाए। तो जब कैल्शियम आयन वहां पे रिलीज होता है तो क्या होता है, वो
एक्टिन का शेप चेंज कर देता है और ट्रोपोमायोसिन को वहां से हटा के एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसे एक्टिव कर देता है। ठीक है, अब एक्टिन जो है वो रेडी हो गया मायोसिन के साथ बाइंड होने के लिए। ठीक, तो कैल्शियम का रोल ये था, कैल्शियम ने जो एक्टिन की जो साइट थी मायोसिन के साथ बाइंड होने की, जो इनएक्टिव स्टेट में थी, उसको हटा दिया है और उसको एक्टिव बना दिया। ठीक, चलिए अब एक्टिव बना दिया तो एक्टिन और मायोसिन बाइंड हो जाएंगे और इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ईच मायोसिन फिलामेंट जो होता है, और मायोसिन में हमने देखा था ना ऐसे लार्ज बॉडी थी, उसमें एक हेड था और उसके हेड में भी दो साइड्स पाई थी, एक तो एटीपेस वाली साइड थी और एक एक्टिन वाली साइड थी, है ना। तो हर मायोसिन फिलामेंट के हेड में क्या होता है, एक ऐसी साइड्स होती है जहां पे एक्टिन आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव साइड्स एक्टिन की खुल जाती हैं तो मायोसिन का हेड जो होता है उन पर अटैच हो जाता है और एक क्रॉस ब्रिज जैसा फॉर्म कर देता है। ये हो गया हमारा मायोसिन, मायोसिन का हेड, ये हो गया हमारा एक्टिन, एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऐसे क्रॉस ब्रिज जैसा फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है, और हर मायोसिन हेड के पास ऑलरेडी एडीपी और एक फास्फोरस पाया जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो प्रीवियस एटीपी के ब्रेकडाउन से उनके पास स्टोर रहता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टेप अब हमारा बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, अब होगा पावर स्ट्रोक। ठीक है, यानी कि फिलामेंट्स एक दूसरे में स्लाइड करेंगे। तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, जो मायोसिन का हेड था ना वो सार्कोमियर के सेंटर की तरफ को मूव करता है। ठीक है, और मूव करता है और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फास्फोरस था ना मायोसिन के पास, वो इस पावर स्ट्रोक के टाइम पे रिलीज कर देता है। ठीक, अब एज द एक्टिंग फिलामेंट स्लाइड इनवर्ट, एक्टिन वाला अंदर को स्लाइड कर रहा है तो क्या होता है, जेड लाइन पास आ जाती है, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है, एच जोन, आई बेंड सब स्मॉलर हो जाता है और इसकी वजह से क्या है, हमारा मसल, पूरा मसल फाइबर शॉर्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक चीज है ए बैंड, वो वैसे का वैसा ही रहता है। कल मैंने आपको बताया था ना, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन है। तो एक्टिन वाले जो होते हैं मायोसिन के ऊपर पार्शियली ओवरलैप करते हैं। तो जब ये ऐसे बिल्कुल सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे जो जेड लाइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनके बीच का गैप भी तो कम होगा ना। ये समझो ये एक आई बैंड है, दूसरा आई बैंड है। ठीक है, ये एक एक्टिन फिलामेंट, दूसरा एक्टिन फिलामेंट, जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो बीच का स्पेस भी तो कम होगा ना। यही बीच का स्पेस है सार्कोमियर, और ये कम हो रहा है तो पूरा मसल फाइबर कम हो रहा है, मसल फाइबर कम हो रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक, ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटैचमेंट एंड रिकॉकिंग ऑफ मायोसिन हेड। अब मायोसिन हेड चिपका हुआ था एक्टिन के साथ, तभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अब हमें रिलैक्स भी तो करना है, वापस अपनी पोजीशन में आना है। तो वो जो क्रॉस ब्रिज बना था ना उनका, अब वो ब्रेक करना है हमें, उनको पूरा डिटैच करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है, एक नया एटीपी मॉलिक्यूल जो है मायोसिन के साथ बाइंड हो जाता है। मायोसिन के साथ बाइंड होता है, अब एटीपी बाइंड होता है तो वो एक्टिन से कहते हैं तुम जाओ, अब तुम निकलो, मैं आऊंगा। तो इस वजह से मायोसिन हेड जो होता है एक्टिन से डिटैच हो जाता है और जो एटीपी बाइंड हुआ था ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस में एटीपेस एंजाइम की हेल्प से, जो उसके मायोसिन के हेड में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से जो होता है मायोसिन का हेड अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है और फिर से पूरी साइकिल को रिपीट करने में के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, अब हो गया, अब है मसल रिलैक्सेशन। अभी तक क्या हो रही थी, अभी तक वो एक्टिन और मायोसिन बाइंड थे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब मसल को रिलैक्स भी होना है। अब इसके लिए क्या होगा, जितनी सारी प्रोसेस हुई थी ना सब खत्म हो जाएगी। मतलब जो कैल्शियम आया था कैल्शियम को वापस भेज देंगे, एक्टिन का जो साइट ओपन किया था उसको भी क्लोज कर देंगे, सारी प्रोसेस करेंगे तो हमारी मसल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो और ये सब होगा कैसे, नर्व इंपल्स को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई थी, जब नर्व ने सिग्नल भेजा था। ठीक है, तो जब नर्व इंपल्स रुक जाता है तो जो एसिटाइल कोलाइन भेजा था ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। किस, कौन डिस्ट्रॉय करता है उसको, एंजाइम एसिटिल कोलिन एस्टेरेस उसको डिस्ट्रॉय करता है ताकि कोई नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो। कैल्शियम आयंस को भी वापस भेज दिया जाता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में एटीपी की हेल्प से। ठीक, और बिना कैल्शियम के वो जो एक्टिव साइट हुई थी ना वहां से कैल्शियम हट गया तो एक्टिव साइट जो थी एक्टिन की उसको भी इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, और अब मायोसिन किसी एक्टिन के साथ बाइंड नहीं है, एक्टिन के साथ बाइंड नहीं है तो मायोसिन पहले की तरह हो गया, पहले की तरह हो गया, यानी कि मतलब मसल अब हमारे रिलैक्स स्टेट में आ गई है। ठीक है, तो यही थी हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब देखो ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है इसको एक्सप्लेन कर, इसको समझते हैं। देखो ये क्या हमारा मायोसिन फिलामेंट है, ये है एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन के पास क्या था, हेड पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस था। ये दोनों कैल्शियम आयन जब रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से तो ये एक्टिन की जो मास्क इनएक्टिव साइट थी वो हट गई, एक्टिव हो गई और ये दोनों आपस में बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद क्या किया, दोनों बाइंड हो गए तो एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, ये जो एक्टिन था
ये अंदर को जा रहा था और मायोसिन उसकी तरफ को स्लाइड हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सार्कोमियर शॉर्ट हो रहा था और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ, उसके बाद फिर क्या, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो हमने क्या किया, ये एटीपी मायोसिन के हेड से बाइंड हो गया, और देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि ये एटीपी आ रहा है, एटीपी आ रहा है मायोसिन की तरफ, एटीपी के उसके मायोसिन के हेड से बाइंड हुआ, तो ये जो एक्टिन था और मायोसिन था, इनके बीच में जो क्रॉस ब्रिज बना था, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो मसल रिलैक्स हो गई, मसल रिलैक्स हो गई, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरह से मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है ना मसल जब इस तरह से रिपीटेड एक्टिव होते रहती है तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें फटीग शो होता है। लैक्टिक एसिड कब बनता है, ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस में बताया था मैंने कि जब ग्लाइकोलिसिस का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कब होता है, एनारोबिक कंडीशन में। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा क्या होता है, फटीग मसल्स में शो करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल हमारी दो तरह की होती है। ठीक है, देखिए एक है रेड मसल फाइबर, रेड मसल या रेड फाइबर, एक है व्हाइट मसल या व्हाइट फाइबर। ठीक है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। जो रेड मसल्स होती है ना, इसमें लॉट्स ऑफ मायोग्लोबिन पाया जाता है, इन्हें हम एरोबिक मसल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो एटीपी ज्यादा, एटीपी ज्यादा तो ऑब्वियसली एरोबिक है। ठीक है, ओके। लेकिन यहीं पे जो व्हाइट मसल है, नाम से ही पता चला व्हाइट, व्हाइट मतलब मायोग्लोबिन लो है, और इन्हें एनारोबिक कहते हैं क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम होता है। ठीक, ओके। जो रेड मसल्स हैं ये स्लो मसल्स कहते हैं। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है इंपल्स को स्लो कंडक्ट करती है, स्लो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। व्हाइट मसल जो है फास्ट मसल कहते हैं इन्हें, क्योंकि इंपल्स को फास्ट कंडक्ट करती है और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से व्हाइट मसल्स क्या होती हैं, ये फटीग इनमें जल्दी हो जाता है। ठीक है, अटेन्स फटीग क्विकली, जबकि जो रेड मसल है वो स्लो मसल्स थी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती थी, तो वो फटीग रेसिस्टेंस होती है। ठीक, ओके। एक और ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे रेड मसल फाइबर होते हैं ना, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू व्हाइट, व्हाइट वाले में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारी रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। एग्जांपल देखें, रेड मसल फाइबर पाई जाती है हमारी एक्सटेंशन मसल, जो हाथों में होती है, जो हाथों को स्ट्रेट करने में काम आती है। बैक मसल्स या काइट्स की फ्लाइट मसल में हमारी रेड मसल्स पाई जाती है। व्हाइट वाली पाई जाती है आईबॉल मसल्स या फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल, टू टाइप्स के। चलिए अब है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक, यहां तक आई होप आपको सब क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। होता क्या स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है किसका, बोन्स और कार्टिलेज का, जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो मेन पार्ट्स क्या है देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के। स्केलेटल सिस्टम है हमारा बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, बोन्स क्या होती है, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होती है। कितनी बोन्स पाई जाती है एडल्ट ह्यूमन में, 206। ठीक है, और कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो ईयर में, नोज में एंड जॉइंट्स में हमारे पाए जाते हैं। ठीक, ओके। चलिए और क्या होता है स्केलेटल सिस्टम में, जॉइंट्स आते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स। जॉइंट्स क्या है, जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मीट कर रही है, जैसे ये जॉइंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस और रेडियो अल्ना मीट कर रहा है। ठीक, लिगामेंट्स क्या है, जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू है, जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। एंड टेंडन्स क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, और टेंडन ही हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक, ओके। चलिए अब देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल का डिवीजन। ह्यूमन स्केलेटल जो है दो मेन पार्ट में डिवाइड है। एक तो एक्सियल स्केलेटन, ये वाला पूरा रिब्स तक पूरा 80 बोन्स पाई जाती हैं, और दूसरा पेंडिकुलर, जो हमारे लिम्स आ जाते हैं, लोअर बॉडी आ जाती है, हमारे पेंडिकुलर 126 प्लस 80 करो तो 206 आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं फिर एक्सियल स्केलेटन काउंट करना आप किस तरह से। 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती है। ठीक, ओके। एक्सोस्केलेटन है, 80 बोन्स हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो है हमारा मेन एक्सिस फॉर्म करता है हमारी बॉडी का। क्या क्या आता है इसमें, स्कल आता है, ये वाला रीजन, स्कल में पूरी हमारी 22 बोन्स होती है, 14 फेशियल होती है, 8 क्रेनियल होती है, तो 14 प्लस 8 22। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स, 33 वर्टिब्रा होती है, फ्यूज हो जाती है, 26 बन जाती है। रिब्स एंड स्टर्नम
जो रिब केज वाला एरिया 25 बोन्स, हायोइड बोन एक जो टंग बोन होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यू शेप की सिंगल बोन होती है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती है, हायोइड बोन, ठीक है। तो ये हमारे एक्सोस्केलेटन के अंदर आते हैं। फंक्शन क्या है इन सब का? फंक्शन है हमारे ब्रेन, हमारी जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा जो चेस्ट एरिया, हार्ट, लंग्स वगैरह, इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक। ओके, चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं स्कल। स्कल क्या है? स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। जो हेड है ना, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा जो बोनी फ्रेमवर्क है ये हमारा स्कल कहलाता है। क्या होता है? हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ब्रेन को, ब्रेन के अराउंड हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है और हमारे फेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कितनी बोन्स होती है टोटल इसमें? स्कल में 22 बोन्स होती है, ठीक। ओके, ये देखिए, ये हमारे स्कल का स्ट्रक्चर, ठीक। कितनी बोन्स है? 22 बोन्स हैं। दो मेन पार्ट में है, क्रेनियम में 8 बोन, फेशियल बोन 14, ये फेशियल 14 और सर वाली 8 होती है, ठीक है। ये क्रेनियम, फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन होती है, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, स्फिनोइड बोन, एथमोइड दोनों मिलकर बनाती है फेशियल और क्रेनियम, ठीक है। और ये है हमारी कुछ फेशियल बोन्स के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैंडिबल हो गया, हायोइड बोन, ये यू शेप की बोन है, देखो ऐसे यू शेप की बोन है, हायोइड बोन, ये मैंडिबल जो लोअर जॉ होता है हमारा, ये मैक्सिला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्कल का इन्होंने डायग्राम दिया। चलिए वन बाय वन क्रेनियम और फेशियल बोन्स देखते हैं। क्रेनियम को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स। कितनी बोन्स होती है? 8 बोन से बना होता है, ठीक है। क्रेनियम इज द अपर एंड बैक पार्ट ऑफ द स्कल। ये अपर और ये पीछे वाला एरिया, जो अपर एंड बैक पार्ट जो होता है हमारा, बोन्स यहाँ पे जो पाई जाती है, क्रेनियम कहलाती है। क्या है? हार्ट प्रोटेक्टिव केस बनाती है ब्रेन को। ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन रेगुलेट करे, तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमारी बॉडी ने उसको एक बॉक्स में इंक्लोज करा जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और ये जो बोन्स है ना, ये फ्लैट होती है, फ्यूज्ड होती हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, इसमें जो जॉइंट्स है मूव नहीं कर सकता, और इन इमूवेबल जॉइंट्स को हम कहते हैं सूचर्स, ठीक है। तो ब्रेन में हमारे सूचर्स पाए जाते हैं, मतलब इमूवेबल जॉइंट्स है, जो बोन्स हमारे वो इससे कनेक्टेड है। क्या है फंक्शन क्रेनियम का? हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाना और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, आईज और ईयर, इन्हें सपोर्ट्स प्रोवाइड करना, ठीक। फेशियल बोन पे आते हैं। फेशियल बोन कितनी बोन्स होती है हमारे फेशियल में? 14 बोन्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोन्स क्या होती हैं? हमारा फेस फॉर्म करते हैं, हमारे दांतों को जो लोअर जो है ना, इसको होल्ड करके रखती है, ठीक। दे ऑल्सो गिव शेप टू द फेस एंड सपोर्ट आईज, नोज एंड माउथ। ऐसे ये शेप देता है, बिल्कुल जॉ लाइन बनाते हैं ना लोग, तो पूरा बोन हमें उसको, हमारे फेस को सपोर्ट देता है, शेप देता है, आईज को, नोज को, माउथ को, सब चीज को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। और एक और देख लीजिए, मिडिल ईयर वाली भी 3 बोन्स मैंने लिख दिए यहीं पे, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स पाई जाती है। कौन कौन सी है? मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस क्या? हमारी स्मॉलेस्ट बोन है पूरी होल बॉडी में, ठीक। चलिए, तो ये हमारा स्कल के बारे में तो एक देख लेते हैं मोटा मोटा क्या देखा हमने। टोटल बोन्स कितनी है? 22, 8 क्रेनियल, 14 फेशियल, ठीक है। मोस्ट स्कल बोन्स क्या होती है? जॉइन होती है इमूवेबल सूचर से, मैंडिबल्स के अलावा, ठीक है। और एक हमारी ऑसिपिटल जो बोन होती है ना, ऑसिपिटल बोन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, और यही वो एरिया है जहां हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ये हमारा स्कल जो जॉइन होता है, ठीक है। और उस एरिया को हम, उस पार्ट को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम हमारे ऑसिपिटल कॉन्डिल का एक पार्ट होता है जो हमारे हेड को, क्रेनियम को हमारी वर्टिब्रा से जॉइन करता है, ठीक है। अब ये देखो कितने कॉन्डिल्स हैं हमारे ब्रेन में? 2 ऑसिपिटल कॉन्डिल है, इसीलिए ह्यूमंस को हम कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। जो हमारे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है वो डाइकॉन्डाइलिक है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चलिए, ऑर्बिट्स आर फॉर्म बाय बोन्स ऑफ बोथ क्रेनियम एंड फेस। ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये जिसमें हमारी आईज रेस्ट करती है, तो ये वाली जो बोन है ये हमारी फेशियल और क्रेनियम दोनों के मिक्सचर से बनती है। और हायोइड बोन एक सिंगल यू शेप बोन मैंने दिखाई थी आपको नेक वाले एरिया में, है ना, ये नेक में पाई जाती है और हमारी टंग को सपोर्ट करता है, और इसे कभी कभी टंग बोन भी कहा जाता है। ये जो हायोइड बोन है ना, कभी कभी इसको टंग बोन भी कहते हैं, ठीक है। सिंगल बोन है, किसी भी अदर बोन से ये कनेक्ट नहीं होते हमारी पूरी बॉडी में, ठीक। ओके, अब है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? इसे हम स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? हमारा जो पूरा हमारी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। स्कल के बेस से कहां तक? पूरा पेल्विस वाले रीजन तक ये
जाती है, ठीक है। और हमारे स्केलेटन का मेन एक्सिस हमारी बैकबोन ही हमें सपोर्ट करती है, ठीक। किससे बनी होती है, कितनी होती है इसमें, 33 स्मॉल बोन्स होती है जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है। एडल्ट्स में कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है, तो एडल्ट्स में अगर हम कहें तो 26 के आसपास ये रह जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सैक्रल एंड कॉक्सियल बोन्स है वो एडल्ट्स में आते आते फ्यूज हो जाती है, ठीक, ओके। और क्या है, each vertebra is a small irregular bone having a central hole, vertebral foramen। जो हमारी वर्टिब्रा होती है ना, इसमें एक सेंट्रल होल पाया जाता है इस तरह से, ठीक है। और इस होल को हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। और ये होल जो है इस तरह से कैनाल जैसी फॉर्म करती है, सारी बोन्स को हमारे से मिला दें तो सब में होल है, तो इस तरह से ना ये ऐसे कैनाल जैसी फॉर्म करने लग जाती है, ठीक है। कैनाल फॉर्म करती है और इसी के थ्रू जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है हमारी एटलस, ये जो हमारा यस मूवमेंट है ना, ये इसी एटलस बोन की वजह से, ठीक है। तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है हमारी, उसे हम कहते हैं एटलस, उसका नाम है एटलस। हमारे ऑसिपिटल, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ ये अटैच होती है, मतलब हमारी ये क्रेनियम और हमारी वर्टिब्रा को ज्वाइन करती है। और जो हमारा नॉडिंग मूवमेंट है, यस मोशन है, ये जो मैं गर्दन हिला रही हूँ, ये एटलस की वजह से ही हो रहा है, ठीक, ओके। चलिए ये देखिए, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये डिफरेंशिएटेड होता है कितना, 7 सर्वाइकल पाई जाती है। देखो सबसे पहले आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं ना कई लोगों को यहाँ पेन होता है, तो यानी कि ये इतनी बोन्स की प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। तो कितने सर्वाइकल हैं, 7। थोरैसिक, फिर ये जो ये वाला एरिया आ जाता है, ये है हमारे 12। लंबार, ये वाला रीजन, ये हमारी 5, ठीक है। सैक्रल, ये एक फ्यूज हो जाता है, कॉक्सिजियल एक फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये और कहाँ होता है, ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, डॉर्सली प्लेस, जो हमारी बैक एरिया होता है ना, इसे डॉर्सल साइड कहते हैं, जो फ्रंट एरिया से वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। और स्टर्नम है, एक फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स, फ्रंट में होती है हमारी स्टर्नम, ठीक है, यहाँ पे, और पीछे हमारी बैकबोन, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, सर्वाइकल 7, थोरैक्स 12, लंबार 5, सैक्रल 1, कॉक्सिजियल 1, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, थोड़ा यहां लिख देती हूँ हम, कि बताइए हमारा कौन सा वर्टिब्रल कॉलम का सही टर्म क्या है। दोबारा लिख देती हूँ आपको ताकि प्रॉपर्ली दिखे, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 1 एंड कॉक्सिजियल 1, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये करेक्ट है, सर्वाइकल 7, T12, L5, S और C1, और दोनों में ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ की बोन आपस में फ्यूज्ड है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है रिब्स एंड रिबकेज, ये भी आज देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है रिबकेज का, ठीक है। रिब्स आर थिन कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म द प्रोटेक्टिव केज अराउंड द चेस्ट, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। देखो ऐसे पूरा कर्व्ड बोन्स है ना, ठीक है, ओके। टुगेदर विद द स्टर्नम, ये स्टर्नम हमारी, ये जो है ना, ये स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है। टुगेदर विद द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड थोरैसिक वर्टिब्रा, आगे से रिब्स हमारी स्टर्नम के साथ ज्वाइन होते हैं, पीछे हमारी बैकबोन में जाके मिलती है, ठीक है। एंड थोरैसिक वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन, दे फॉर्म द रिब केज, जिसे हम थोरैसिक केज, एक पिंजड़ा जैसा बनाते हैं, पूरा बंद, ठीक है। आगे से स्टर्नम से ज्वाइन है और पीछे से हमारी वर्टिब्रा से, तो इस तरह से पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम थोरैसिक केज कहते हैं, ठीक है। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती है इस पे, ठीक है। डॉर्सल साइड पे पीछे से जो है, हम इसमें जो रिब्स केज होती है 2 साइड होती है, 2 साइड से हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, इसलिए इसे हम बाइसेफेलिक भी कहते हैं। बाइसेफेलिक मतलब 2 साइड्स 2 हेड हैं इसके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होने के लिए, ठीक, ओके। अब इंपॉर्टेंट देखिए, कितने पेयर होते हैं हमारे रिब्स केज के, 12 होते हैं ना। अब इनको भी डिवाइड किया गया, जो स्टार्टिंग के जो 7 पेयर हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें लिखा गया। इन्हें ट्रू रिब्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड सेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। क्या कह रहा है, जो अभी हमने रिब्स के बारे में आपको बताया था ना, वो पूरा ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, मतलब पीछे से ये पूरा थोरैसिक वर्टिब्रा को टच कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है, और आगे से सेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है, ठीक है। किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, क्या है ये, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम में अटैच है, ठीक है, इसलिए इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट जो 8th, 9th और 10th पेयर है, ये देखिए जो नीचे वाले हैं ना, ये 8, 9 और 10, इन्हें फॉल्स रिब कहा गया, ठीक है। 8, 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। देखो अब यहाँ दिख रहा होगा स्टर्नम से नहीं है, ये स्टर्नम के बदले किससे जुड़े हुए हैं, ये 7th वाली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डू नॉट डायरेक्टली
विद द स्टर्नम बट जॉइन द सेवंथ रिज। हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से ये स्टर्नम के बदले सेवंथ रिब से अटैच है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब कहा जाता है या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है हमारा जो 11th एंड 12th रिब्स हैं, ये तो वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। देखो ये पीछे से आई, आगे से कहीं कनेक्ट ही नहीं है, ना 7th वाले पे ना स्टर्नम पे, इसलिए इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। बस ये वर्टिब्रल कॉलम के सहारे जी रही है जीवन। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन हम करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।